दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का कत्ल एक सोची समझी साजिश के तहत मुमकिन हुआ। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत को भरे मजमे में इस बेरहमी से कत्ल कर देना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में और अवामी सतह पर भी उस वक्त एक ग्रुप ऐसा पैदा हो चुका था जो गांधी के नज़रियात को आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था, या उनके जहनों में जिस तरह का हिंदुस्तान था, गांधी जी की शख्सियत उसमें रुकावट थी। बहुत सी ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने महात्मा गांधी के कत्ल के लिए अज खुद जमीन हमवार की। पुलिस, सीआईडी और दीगर खुफिया फोर्सेस किसी आम आदमी पर होने वाले कातिलाना हमले के बाद भी बड़ी आसानी से मुजरिम तक पहुंच जाती हैं, लेकिन यहाँ तो मामला हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत का था, जिन पर बम के जरिए पहले भी हमले की कोशिश हो चुकी थी। इसके बावजूद पुलिस और सीआईडी ने साजिश के किरदारों को गिरफ्तार करने के लिए कुछ भी नहीं किया। हालांकि पुलिस के पास कातिलों के बारे में 54 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी थी। इसके बावजूद पुलिस ने गांधी जी को बचाने के लिए एक कदम भी नहीं उठाया। आज की यात्रा में हम आपको बताएंगे कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया, अवामी सतह पर गांधी जी की मुखालफत क्यों हो रही थी और एक तबका क्यों ये नारे लगा रहा था कि गांधी को मरने दो। दिल्ली में कांग्रेस हुकूमत के वजीर दाखिला सरदार पटेल बराह रास्त गांधी जी की हिफाजत के जिम्मेदार थे। आइए देखते हैं गांधी जी के चेलों की हुकूमत में ही उन्हें कैसे कत्ल कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को जब हर तरफ तिरंगा लहरा रहा था, तो उसी दिन पूना में भी एक परचम कुशाई की तकरीब हुई। लेकिन 500 अफराद के मजमा में यहाँ तिरंगा नहीं बल्कि भगवा झंडा लहराया गया। ये आरएसएस का मजमा था जो भारत में हिंदू राज का ख्वाब देख रहा था। इनके नज़दीक गांधी हिंदुओं के दुश्मन थे। अहिंसा के जिन असूलों के तहत उन्होंने मुल्क को आज़ादी की मंजिल तक पहुंचाया था, उनके नज़दीक वो उसूल बुज़दिलों के थे। 15 अगस्त को नाथूराम गोडसे ने अपनी तकरीर में कहा, हिंदुस्तान के बंटवारे की वजह से लाखों हिंदुओं पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं और कांग्रेस ने जो किया है अपने लीडर गांधी के इशारों पर किया है। 1 नवंबर 1947 को अपने अखबार हिंदू राष्ट्र के इफ्तिताह के मौका पर नाथूराम गोडसे ने फिर कहा, गांधी जी ने यकीन दिलाया था कि मुल्क के बंटवारे से पहले मेरे जिस्म का बंटवारा होगा। मुल्क का बंटवारा हो गया, लेकिन गांधी जी का जिस्म सही सलामत है। हिंदू शरणार्थी भूखे मर रहे हैं और गांधी को मुसलमानों की खिदमत से फुर्सत नहीं। गांधी की अहिंसा ने हिंदुओं के हाथ पांव काट दिए हैं। गिद्ध हमारी मादरे वतन का गोश्त नोच रहे हैं और कांग्रेस के हिजड़े आंख उठाकर भी नहीं देख रहे। महात्मा गांधी 9 सितंबर 1947 को कलकत्ता से दिल्ली आए तो दिल्ली में भी फसादात की आग भड़की हुई थी। इस बार उन्होंने बिरला हाउस में कयाम किया। तशद्दुद की आग बिरला हाउस तक तो ना पहुंची थी, लेकिन दिल्ली के ज्यादातर हिस्से फसादात की जद में थे और रास्तों पर लावारिस लाशों की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी। हुमायूं के मकबरे और पुराने किला में 1.5 लाख मुसलमान पनाह गुज़ीन मौजूद थे। वो इस दर्जा खौफजदा थे कि अपने मुर्दों को दफनाने के लिए भी इस इमारत से बाहर ना जाते थे। इसके बावजूद दिल्ली में गांधी जी के कदम रखते ही
मुसलमानों में नई जिंदगी पैदा हो गई थी। मुसलमानों की हालत देखकर उन्होंने दिल्ली में ही रहने का फैसला किया, लेकिन इस बार दिल्ली में उनका स्वागत मुर्दाबाद के नारों से हुआ था। पंजाबी शरणार्थी गांधी जी से सख्त नाराज थे। उनके सीनों में इंतकाम की आग भड़क रही थी। उसी शाम प्रार्थना सभा में किसी ने गांधी मुर्दाबाद का नारा लगा दिया। सारी सभा मुखालफत में खड़ी हो गई। गांधी जी के सेक्रेटरी प्यारे लाल लिखते हैं, आज़ादी के बाद कांग्रेसी लीडरों ने कुर्सियां ले ली थीं और वो रोज बरोज गांधी जी की अहिंसा की तालीम से दूर होते जा रहे थे। अगले दिन एक कांग्रेसी वर्कर से गांधी जी ने कहा, अपना दुखड़ा तो तुम सुना चुके, अब ये बताओ लोग कितने मरे। उसने एक अंदाजा बताया तो फिर पूछा, इनमें से कांग्रेस वाले कितने थे। उसने कहा, जी हमारे इल्म में तो एक भी नहीं मरा। गांधी जी बोले, तो फिर तुम लोग कैसे कहते हो कि हमने फसाद रोकने की बहुत कोशिशें की। कोशिश करते हुए जब कोई मारा नहीं गया तो मैं कैसे मान लूं कि तुमने कोशिश भी की। जब किसी सूरत भी दिल्ली में हालात दुरुस्त न हुए तो गांधी जी ने व्रत रखने का फैसला किया। व्रत तोड़ने की 6 शराइत में से एक दिल्ली में मुसलमानों के जानो माल की हिफाजत और दूसरी पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए देना थे। मोहनदास करमचंद गांधी का आखिरी व्रत 13 जनवरी 1948 को सुबह 11:55 पर शुरू हुआ। हिंदुस्तानी और गैर मुल्की अखबारों ने इस व्रत को जो अहमियत दी वो कलकत्ता के व्रत को भी हासिल नहीं हुई थी। व्रत तोड़ने की जो शराइत गांधी जी ने रखी थी उनमें 2 तो वाज़े मुसलमानों के हक में थी, इसलिए लोगों की एक बड़ी तादाद ने इन शराइत को कबूल नहीं किया। 13 जनवरी को ही जब गांधी जी के व्रत की खबर टेली प्रिंटर पर हिंदू राष्ट्र के दफ्तर में आई तो नाथूराम गोडसे के चेहरे का रंग बदल गया। उसने सोचा, ये तो सियासी ब्लैकमेलिंग है। मुसलमानों को उनकी रकम देने के लिए बुढ़ा अपनी जान दांव पर लगा रहा है। गोडसे ने घूमकर अपने साथी आपटे की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग भी तब्दील हो गया और इसी लम्हे उन्होंने फैसला किया कि हैदराबाद में छापे मारने से पहले हमें गांधी को कत्ल करना होगा। अपनी तमाम ताकत और वसाइल अब हमें इस एक मकसद के लिए लगा देने चाहिए। इसी रोज हिंदू राष्ट्र के दफ्तर में 4 आदमियों की मीटिंग हुई। बाद अज़ां बंबई में वीर सावरकर के घर पर गांधी के कत्ल के मंसूबा को आखिरी शक्ल दी गई। यूं 6 आदमियों पर मुश्तमिल एक गिरोह बंबई से दिल्ली आ गया। उसी शाम गांधी जी की हिमायत में एक बड़ा जुलूस निकला जिससे पंडित नेहरू ने भी खिताब किया। मजमा में नाथूराम गोडसे भी अपने साथियों के साथ मौजूद था। जब पंडित नेहरू ने कहा कि गांधी जी जैसे लोग सिर्फ हिंदुस्तान में ही पैदा हो सकते हैं तो जवाब में नाथूराम गोडसे के एक साथी ने गांधी मुर्दाबाद का नारा लगा दिया। ये मदनलाल पाहुआ था, एक पंजाबी शरणार्थी था। पुलिस ने इसे पकड़ लिया लेकिन चंद मिनटों बाद ही छोड़ दिया। ना उससे कोई सवाल पूछा गया, हत्ता कि उसका नाम पता भी नोट नहीं किया गया। बाद के दिनों में गोडसे और उसके साथी बिरला हाउस में जायजा लेने के लिए आते रहे कि गांधी को कैसे कत्ल किया जाए। हैरत की बात यह है कि उन्होंने गांधी जी को कत्ल करने की रिहर्सल भी बिरला हाउस के साथ ही वाक़े खाली प्लाट में की। आखिर
उन्होंने अपने मंसूबे को आखिरी शक्ल दी, जिसके मुताबिक मदन लाल ने प्रार्थना सभा में बम फोड़ना था और नाथूराम ने गांधी जी पर गोलियां बरसानी थी। शाम को मदनलाल पाहुआ ने जब प्रार्थना सभा में बम को आग दिखाई तो उसके धमाके से लोगों की चीखें निकल गईं और भगदड़ मचने से कातिलों की हिम्मत जवाब दे गई। उसी वक्त एक औरत जिसने मदन लाल को बम जलाकर खिसकते हुए देखा था, पहचान लिया। वो इशारा करते हुए चिल्लाने लगी। यूं मदन लाल को पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी लोग बिरला हाउस से चले गए। उसी शाम गांधी जी पर हमला का केस जिस शख्स को सौंपा गया वो दिल्ली का डीआईजी D.W. मेहरा था। D.W. मेहरा ने आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी सेंट्रल इंटेलिजेंस के सरबराह D.J. संजीव को दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद D.J. संजीव ने मेहरा को कॉल करके कहा कि मदन लाल के मामले में आप परेशान ना हो, ये केस मैं देख लूंगा। पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में तशद्दुद के बाद मदन लाल ने जुबान खोल दी कि वो अकेला नहीं है, वो एक ग्रुप के साथ आया है। उसने अपने साथियों का हुलिया गोलमोल बताया। उसने ये भी कहा कि उसका एक साथी एक मराठी अखबार का एडिटर है जिसका नाम राष्ट्रीय मराठा है। अखबार का नाम अधूरा और गलत होने के बावजूद भी पुलिस इस बुनियाद पर आगे बढ़कर कहीं से कहीं पहुंच सकती थी। पुलिस को इतनी बातें मालूम हो गई थी कि वो नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे तक पहुंच सकती थी। इसके बावजूद पुलिस ने जिस तरह काम किया वो हैरान कुन है। D.W. मेहरा ने गांधी जी को बताया कि बम रखने वाला साजिश करने वालों में से एक था। उसके ग्रोह के आदमी आजाद घूम रहे हैं, वो दूसरा हमला करने दोबारा भी आ सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने 2 ऑफिसर्स बंबई रवाना किए, जहां वो स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज जमशेद नागरवाला से मिले। दिल्ली के ऑफिसर्स ने जमशेद नागरवाला को जो कुछ बताया वो पहले ही इससे ज्यादा जानते थे। जमशेद नागरवाला ने कहा, महाराष्ट्र के वजीर दाखिला की हिदायत पर काफी काम कर रखा है। वीर सावरकर से मिलने वालों पर हमारे मुखबर 24 घंटे नजर रखते हैं। जमशेद नागरवाला के इल्म में मामला आने के बाद ही वो चंद घंटों में ये पता कर चुके थे कि विष्णु कुरकुरे कौन है, कहाँ रहता है। उन्हें मालूम था कि कुरकुरे 6 जनवरी से अहमदनगर से गायब है। एक मुखबर ने यह भी इतला दी कि पूना का कोई बगड़े है जो छोटे मोटे हथियारों की तिजारत करता है, वो भी गांधी के कत्ल की साजिश में शरीक है। दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स दिल्ली वापिस आ गए। उधर मदन लाल पाहुआ ने 54 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना तफसीली बयान रिकॉर्ड कराया और पुलिस को सब कुछ बता दिया। उस बयान की बुनियाद पर पुलिस तेजी से काम कर सकती थी, लेकिन पुलिस की तरफ से ऐसी ढील की गई जिसका कोई जवाज ही नहीं था। पुलिस ने इस बयान की कॉपी ना जमशेद नागरवाला को भेजी, ना फोन किया। पुलिस ऑफिसर्स में एक UH राणा भी शामिल थे जो पूना CID के इंचार्ज थे। उनकी फाइलों में वो सारी मालूमात मौजूद थीं जिनकी रोशनी में गोडसे, आप्टे, बगड़े और कुरकुरे की मिनटों में शनाख्त हो सकती थी। उनकी फाइलों में कुरकुरे और आप्टे के फोटो भी मौजूद थे। D.J. संजीव ने UH राणा को अपने दफ्तर में बुलाया। इन दोनों ने मिलकर मदन लाल के बयान को गौर से पढ़ा। इस बयान की हर सतर में ऐसी मालूमात थी
कि पूना पुलिस को सन्नाटे में आ जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने एक लम्हे के लिए भी संजीदगी नहीं दिखाई। गांधी जी पर बम हमले और उनके कत्ल के दिन में तकरीबन 10 दिन का फर्क था। इन 10 दिनों में पुलिस बहुत ही आसानी से साजिश करने वालों तक पहुंच सकती थी, लेकिन पुलिस किसी के इशारों पर ही ऐसी गफलत का मुजाहरा कर रही थी। जब जमशेद नागरवाला ने सारा मामला ओपन कर दिया, दिल्ली पुलिस तब भी हरकत में नहीं आई। जमशेद नागरवाला ने मुंबई से फोन करके डीजे संजीव से कहा, इससे ज्यादा तफसील मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये यकीनी है कि कातिल फिर आ रहे हैं। सावरकर सदन के करीब जो चहल पहल है, उसे देखते हुए मैं दावे से कह सकता हूं कि दूसरा हमला जरूर होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस अपने तई ये तय किए बैठी थी कि दूसरा हमला नहीं होगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का आखिरी दिन भी उसी तरह शुरू हुआ जैसे हर दिन शुरू होता था। जब नाथूराम गोडसे बिरला हाउस पहुंचा तो उसे ये देखकर हैरत और खुशी हुई कि बिरला हाउस के दरवाजे पर कोई रुकावट नहीं है। उसके 2 और साथी भी वहां पहुंच गए। दफ्तर से निकलकर गांधी जी बागीचे में आए तो उनके साथ आज वो पुलिस ऑफिसर भी नहीं था जो सादा कपड़ों में उनके साथ बैठा करता था। गांधी जी प्रार्थना सभा के मैदान में पहुंचे तो उनके भगत उनके इंतजार में थे और कातिल भी। नाथूराम ने पिस्तौल दोनों हाथों में छुपा रखा था। गांधी जी आगे बढ़े तो नाथूराम ने कतार से निकलकर गांधी जी को नमस्ते किया और उन पर 3 फायर किए। वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। होश के आखिरी लम्हों में उन्होंने अपने कातिल को नमस्कार किया। यूं मौत से हमकिनार होकर गांधी जी अपने आदर्श को एक लंबी जिंदगी दे गए। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस ने यह रवैया क्यों अपनाया और किसके कहने पर ऐसा किया। सरदार पटेल जो उन दिनों मरकजी वजीरे दाखिला थे, बराह रास्त इस कत्ल के जिम्मेदार थे। पुलिस ने कातिलों का सुराग लगाने में जो गफलत दिखाई थी, उसकी सारी जिम्मेदारी सरदार पटेल पर थी। हालात व वाक़ियात तो सरदार पटेल को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा ही रहे थे। उनकी अपनी पार्टी के 2 लीडरों ने भी सरदार पटेल पर गांधी जी के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। ये 2 लीडर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जयप्रकाश नारायण थे। मौलाना आज़ाद अपनी किताब आज़ादी हिंद में लिखते हैं, पटेल गांधी जी के मुसलमानों के लिए इक़दामात से खुश नहीं थे। पटेल ही क्या, उस वक्त हिंदुओं का एक पूरा ग्रुप गांधी जी के खिलाफ तलखी का अंदाज अपनाए हुए था। वो खुलेआम गांधी जी की मजम्मत करते थे और ये बात राज भी ना थी, सारे मुल्क के लोगों को इसका पता था। हिंदू महासभा और आरएसएस का ग्रोह खुले बंदों ये कहता फिरता था कि गांधी जी हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। गांधी जी के बरत ने उनको मजीद इश्तियाल दिलाया, इसीलिए बम फेंकने के बावजूद भी उनकी हिफाजत के इंतजामात नहीं किए गए। हालांकि इस वाक़ये ने जाहिर कर दिया था कि एक ग्रुप गांधी जी को कत्ल करने के दरपे है। दिल्ली पुलिस और सीआईडी को गांधी जी की हिफाजत के लिए खसूसी इक़दामात करना चाहिए थे, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये बात हमेशा दुख और शर्म का बायस रहेगी कि बिल्कुल बुनियादी नौइयत की एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार नहीं की गई। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत की हिफाजत के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। इसी तरह जयप्रकाश नारायण ने भी साफ कह दिया था कि हुकूमत हिंद के वजीर दाखिला गांधी के कत्ल की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।
बेगम अनीस किदवाई अपनी किताब आज़ादी की छाँव में लिखती हैं, महात्मा गांधी की शहादत सिर्फ मुसलमानों की हमदर्दी की वजह से नहीं हुई जैसा कि बाज लोगों का ख्याल है, बल्कि वाकया ये है कि ये बड़ी शख्सियत जुदा जुदा मजहबी हुकूमतों के कयाम में रुकावट थी। खुद साख्ता मजहबी जुनून के हाथों इंसानियत का गला घुटते देखकर वो इसके खिलाफ खड़े हो गए थे, इसलिए रास्ते का ये पत्थर हटाना जरूरी हो गया था। उन दिनों हालात ऐसे हो गए थे कि गैर जानिबदारी, इंसाफ और इंसानियत का दामन पकड़े रहना मुश्किल हो गया था। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 15 दिन भी ना गुजरे थे कि दिल्ली में मार काट शुरू हो गई। दुकानों, मकानों और गली कूचों में लहराते हुए तिरंगे अभी मैले भी ना हुए थे कि उन पर खून की छींटें पड़ने लगी और कुछ दिन बाद गांधी की अस्थिया के जुलूस में गांधी जी के कातिल की तस्वीर हंस हंस कर फरोख्त की जा रही थी। दोस्तों, आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो तारीख के इस सफ़र में अपने दोस्तों को भी शरीक कीजिए और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।